हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे पर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पांडविया पर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन कर रखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख लें ताकि आपको ये आगे का समझ में आए। ठीक है, 1.5 में हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज द यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट एंड इट्स रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। सो अगर आपको वो चीज आती है तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है, अदरवाइज वो आपको चीज आनी चाहिए, आपको वो चीज वहां पे जाके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक का स्टार्ट जो है वो मैं एग्जांपल से करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेता हूं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का। ठीक है, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कुछ को जो है बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है, कुछ को क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ का फेवरेट जो बैडमिंटन है, कुछ क्रिकेट है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोनों ही पसंद है। ठीक है, मतलब हमने कुछ सर्वे किया, हमने कुछ ऑडिट किया क्लास के सारे स्टूडेंट्स का, और ये कंपलसरी कि हर एक स्टूडेंट को ना दोनों में से एक चीज चुनना था, या तो बैडमिंटन या तो क्रिकेट, या तो फिर दोनों चूज कर सकते, इसके अलावा कोई ऑप्शन था, और इसमें सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था। ठीक है, तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे ना पार्टिसिपेशन में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकले जिनका बैडमिंटन फेवरेट गेम था वो निकले 30। ठीक है, 30। क्रिकेट के जो है वो 20, क्रिकेट नहीं 40 मान लेते, थोड़ा सा फेमस ज्यादा नहीं। ठीक है, और इनमें से 5 जो थे ना वो दोनों ही पसंद था उन्हें। ठीक है, उन्हें बैडमिंटन भी पसंद था खेलना और क्रिकेट भी पसंद था खेलना। ठीक है, तो इसमें से ये बताओ कि तुम्हारे क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर मेरे को बैडमिंटन पसंद है, लेट अस सपोज अगर मेरे को बैडमिंटन पसंद है तब तो मैं एक साइड हो गया, बैडमिंटन खेलने वाला में आ गया। अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं एक साइड आ गया, मैं क्रिकेट खेलने वाला में आ गया। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर मेरे को बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों ही पसंद है, इस केस में क्या होगा कि मैं भाई बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, मेरी काउंटिंग बैडमिंटन वालों में होगी, मेरी काउंटिंग क्रिकेट वालों में भी होगी। ठीक है, इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके पास 9 प्लेयर्स हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं 4 प्लेयर दोनों टीम्स में बांट लेते हैं। ठीक है, और ये 9 जो प्लेयर रहता है हमारा, उसको तुमने क्या करते हैं भाई तुम बीच का बन जाओ। ठीक है, मतलब तुम इस साइड से भी खेलना, तुम मेरे साइड से भी खेलना, तुम अपोनेंट से भी खेलना, तुम मेरे फेवर में भी खेलना। ठीक है, तो वो क्रिकेट में होता है, तो सेम यहाँ पे होता है। ठीक है, कोई बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, और जो दोनों खेल रहा है उसकी काउंटिंग तो 2 बार होगी ना। तो ये मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने, बस इतना पूछना चाहता हूँ। तो तुम क्या करोगे, तुम इसलिए करोगे कि भाई यहाँ पे जो है तुम नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट वालों को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो तुम्हारा कितना 30 प्लस 40, ठीक, टोटल कितना आ गया 70। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास दोनों मिला के 70 हो गए। लेकिन व्हाट अबाउट जो काउंटिंग जिनकी दोनों में हुई है, उनसे पूछा गया तो वो बताए भाई मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, उनसे पूछा गया तो बताया मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। इनकी काउंटिंग तो 2 बार हो गई ना, तो मतलब इन्होंने 5 टाइम्स इसने कंट्रीब्यूशन दी, इन्होंने 5 टाइम्स इसने भी कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए एक बार तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। ठीक है, तो हम एक बार इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस का 5, तो इससे कितना है 65। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। तो हमारा एक एग्जांपल था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब निकालने के लिए कि हमारे पास अगर दोनों चीज दी हुई है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है उसकी तरफ। ये तो बस एक एग्जांपल था आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए, फिर कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल था ये। आगे बढ़ते हैं इस केस में। सो लेट अस सपोज क्या, पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। सपोज बाद में क्या आ जाएगा, पहले तो डायग्राम तो बना ले भाई। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, अरे यार इसमें सर्कल थोड़ा ही आ गया, जगह तो ज्यादा, सर्कल छोटा बना दिया। चलो ये सेट ए है, ठीक, सेट बी है। ओके, सेट ए सेट बी। प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई सा लें, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है
कि हम सेट ए जो है वो हमारा टी के लिए है, सेट बी हमारा कॉफी के लिए है। सेट ए हमारा टी के लिए है, टी चाय वाली, और सेट बी जो हमारा कॉफी के लिए, दैट इज सी। तो हमने कुछ सर्वे किया, हम सर्वे करें कि भाई टी कितने लोगों को पसंद है और कॉफी कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो गया पहली बात। तो जब ये बाउंडेड है इसका मतलब क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। ठीक है, सो मैंने क्या पाया कि भाई किसी गांव में ना 1000 लोग रहते थे टोटल। ठीक है, टोटल 1000 लोग रहते थे। ठीक, उनमें से 400 तो बोला कि मुझे कॉफी चाय पसंद है। ठीक, 200 ने बोला कि मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, तो ये बताओ। ठीक है, अच्छा चलो ये एग्जांपल 400 ने बोला मुझे चाय पसंद है। ठीक, 700 ने बोला कि मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, और 100 लोगों ने क्या बोला कि भाई मुझे कुछ भी चलेगा, तुम चाय दे दो, तुम कॉफी दे दो, मुझे कुछ भी पी लेना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चीज है। अब इसमें जब मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालूंगा इन दैट विलेज तो मेरा कैसे निकलेगा, 400 प्लस 700। ठीक है, तो कितना हुआ, 1100 हो गया अपना, 1100। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा, तो माइनस जो जो जिनका काउंटिंग दोनों में हो गया, मतलब काउंटिंग टी में भी हो गया, कॉफी में भी, दो बार काउंटिंग होगी, एक बार तो काउंटिंग माइनस करनी पड़ेगी ना। तो क्या लिखूंगा, माइनस का 100। तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने आ गए, 1000 निकल के आ गए। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए इन दैट विलेज। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अभी तक ये चीज हमने नंबर से समझी। ठीक, अब इसको हम जरा अल्फाबेट से समझते हैं। यहां से हमें एक्चुअली फार्मूला बनाना है। ठीक है, सो यहां से चलो ये रेज करो, ये रेज करो एंड ये रेज करो। ठीक, जरा एक चीज बताओ, अगर मैं एन ए लिखता हूं तो तुम इसे क्या समझोगे। ठीक, अगर मैं लिखता हूं एन ए तो इसे क्या समझोगे, जैसे मैं लिखता था पी ए तो तुम क्या समझते, पावर ऑफ अ सेट। वैसे ही अगर मैं ये लिखूं एन ए एन बी, क्या समझोगे इससे कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, ये इस तुम्हें इस चीज से ये समझ में आएगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आ गई। सो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ये लिखूं कि लेट टी एंड सी बी टू फाइनाइट सेट। ठीक है, कोई दो फाइनाइट सेट है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज में हम कहीं भी इनफाइनाइट सेट की बात नहीं करते, हम हमेशा फाइनाइट सेट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो ये टी वाले हो गए, सी वाले हो गए, एंड व्हाट अबाउट दोनों में जो कॉमन है वो, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। क्यों, क्योंकि जो हमारा बीच वाला एरिया होता था वो तो हमारा इंटरसेक्शन होता था ना, तो ये हमारा ए वाले ये पूरा सर्कल जो है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी हो जाएगा, मतलब ये पूरा सेट टी का आ जाएगा। ये पूरा वाला बड़ा वाला सर्किल सी के लिए हो गया, कॉफी के लिए, बीच वाला ऐसा तुम्हारा इंटरसेक्शन के लिए हो गया। उसके बाद यूनियन का मैं लिखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, दोनों का कंबाइन करके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर लिख दिया। तो टी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दिया गया हमारा यूनियन को। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो मैंने बात की थी नंबर्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल की। ठीक है, अब जो ना नंबर्स में खेलें तो मैं इससे क्या चीज जनरेट कर पा रहा हूं, फॉर्मूला नंबर ऑफ टी यूनियन सी। ठीक है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसमें एक कंडीशन क्या है जो कंपलसरी हमारा क्या है कि भाई एक कंडीशन हमारी ये कंपलसरी कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये
हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन दोनों में कुछ मैच ही नहीं कर रहा, एक सर्किल इधर है एक सर्किल इधर है, दोनों के बीच में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है सो टी यूनियन सी कैसे निकलेगा। हमने क्या किया था कि हमने पहले इसमें जो जो टी पीने वाले थे ना, हमने उनको ऐड किया था जो कम पीने वाले उनके साथ। तो चलो ऐड करते हैं, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो हमने क्या था पहले टी को सी के साथ ऐड किया था, पहले वाले एग्जांपल किया था ना। उसके बाद एक बार जो हमने क्या किया था, एक बार हमने माइनस कर दिया था जो कि हमारा कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। हमने एक बार क्या चीज माइनस कर दी जो हमारे साथ कॉमन आ रही थी, जो जो टी इंटरसेक्शन सी में आ रही थी, ठीक है। तो हम एक बार माइनस कर देंगे क्या, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो तुम्हारे से क्या निकल जाएगा, तुम्हारे से यूनियन निकल जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकल जाएगा इसे, टी यूनियन सी। तो ये फॉर्मूला तुम नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। देखो इस बार मैं थोड़ा वेन डायग्राम समझाऊंगा तो समझने की कोशिश करना, ठीक। यूनियन ए बी, ओके। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट निकालो, तो मतलब ए में कितने, ए का कौन सा एरिया है, ठीक है, ए में कितने वाला एलिमेंट है, तुम्हारे पास ये होगा, ये तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ ए है वो निकलेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ बी निकालो, कि बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तुम क्या बोलोगे, ये पूरा सर्किल बी का ले लो तुम, ठीक है, ये पूरा एरिया बी का आ गया, ओके। अब देखो निकल गया। तो तुमने एक चीज क्या ऑब्जर्व की कि भाई यहाँ पे जो लाइंस है ना वो ओवरलैप हो रही है, ठीक है। ये वाले एरिया में जो लाइंस हैं, ये वाले एरिया में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, ग्रीन और ब्लैक आपस में ओवरलैप हो रही है। तो एक चीज तो ये आई, ऐसे मान लो ये रेड ब्लैक वाली लेयर है, इसके ऊपर एक ग्रीन वाली लेयर चढ़ गई, तो डबल लेयर होगी, तो अभी दो बार काउंट होगी। तो मैं एक बार जब इसको माइनस कर दूं सिर्फ मेरे पास एक लेयर बचेगी, तो ये चीज हमारी ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो नंबर ऑफ टी है उसको हम पहले ऐड करेंगे नंबर ऑफ सी के साथ, उसके बाद जब हम ये माइनस कर देंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कॉमन वाला पार्ट जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, जो जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वहां से क्या निकला, ए यूनियन बी निकला। इसी को तो हम लोग वेन डायग्राम में दिखाते थे ऐसे, ए यूनियन बी। अगर मैं बोलता था कि ए यूनियन बी ड्रॉ करो, या हम ए यूनियन बी ड्रॉ करते थे, तो हम कैसे ड्रॉ करते थे, ये रहा ए ये रहा बी, हमारा ये वाला जो एरिया होता था, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया होता था, यही तो होता था हमारा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे मैंने ओवरलैप किया क्या, रेड और ब्लैक को नहीं किया ना, इसका मतलब ये चीज दो बार काउंट नहीं है, एक ही बार काउंट हुई है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, a number of a union b, that is number of t union c is equal to number of t plus number of c minus t intersection c। अगर t और c से नहीं आता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे याद कर लो, ठीक है। n a union b is equal to number of a plus number of element in b minus number of element in a intersection b, ओके, गॉट इट। तो तुम लोग इसे नहीं याद कर रहे कोई बात नहीं, ए और बी करके याद कर लो, सबसे सिंपल तरीका यही रहेगा। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला, ठीक है। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक। अभी तक तो मैंने ये बात की कॉमन की, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कुछ कॉमन होना ही चाहिए, उसके लिए ये चीज थी। एंड व्हाट अबाउट अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं कुछ ऐसा, सेकंड एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा लूं कि भाई हमने एक सर्वे किया, ठीक है, ठीक, वापस से टी और कॉफी में हमने सर्वे किया, ठीक है। तो देखो हमने उन्हें दो ऑप्शन दिए, उनके पास दो ऑप्शन ही दो है, या तो बता तुम्हें चाय अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, या तो बता तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है। तुम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे
दोनों कह सकते हो, या फिर मुझे दोनों अच्छी लगती है ऐसा नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं कह सकते मुझे कोई सी भी अच्छी लगती, तुम्हें कंपलसरी है कि दोनों में से कोई ना कोई एक चूज करना है, ठीक है। क्या इस टाइम पे इन दोनों में कोई कॉमन मिलेगा? या कोई पर्सन है, या तो वो टी चूज करेगा या तो कॉफी चूज करेगा, या तो टी लाइक करता है या तो कॉफी लाइक करता होगा। वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं दोनों लाइक करता हूँ, या तो वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कोई सा भी नहीं लाइक करता। समझ में आ रहा है? या तो वो ये बोल सकता है कि मैं दोनों लाइक करता हूँ, मुझे दोनों ही चीज पसंद है, या तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे कोई सी भी चीज पसंद नहीं है। उसी दोनों में से कोई ना एक चुनना कंपलसरी ही कंपलसरी है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? इस केस को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये टर्म का इस चैप्टर में तो ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ज्यादा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव है जिसमें कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, ये एक्सक्लूसिव है जिसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, कुछ नहीं होगा। 5 हम लोग क्या करें? 5 हम लोग सेट में दिखाते हैं, लेकिन हम क्या काउंट कर रहे हैं? नंबर काउंट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, तब तो मैं 5 लिखूंगा, लेकिन जब मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नंबर है, ये इंटरसेक्शन मत मान लेना इसे, ये n है। ठीक, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी देखो ये n है, ये मत मान लेना यार कि ये जो इंटरसेक्शन ये n है। ठीक, लो ये करेक्ट कर लेना, ठीक, ऊपर सारे n लिखो, इंटरसेक्शन नहीं है। सो जब मैं नंबर काउंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? 0, क्योंकि 5 हम लोग सेट में लिखते थे, लेकिन 5 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ भी, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको मैं क्या लिखूं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते थे, फिर हम इसे इंडिपेंडेंट कहते थे। क्या कहते थे? और इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये रहा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 है, तो हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसकी किसकी इक्वल हो जाएगा? सीधी सीधी बात, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 0। ठीक है, ये 0 हट जाएगा, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, सो इसे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यही याद रखना, ये तो मैं तुम्हें कांसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था। ठीक, सो अभी तक तो हमारी बात हुई है, वो हमारे दो सेट को लेकर हुई है। ठीक है, कि दो सेट्स के लिए हम कैसे निकालें, दैट इज अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो उसके लिए हम कैसे निकालें। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं और हमारे पास मान लो 3 सेट दिए हैं, तो उसके इसमें हम क्या करेंगे वो देखो। ठीक, पहले 3 सेट का डायग्राम बना दूं। ऐसा मत बोलना कि तुम 3 सेट का डायग्राम पहली बार देख रहे हो, इससे पहले मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि 3 सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ होगा यूनियन। ठीक, तुम्हारे पास 3 सेट होंगे, सेट ए, सेट बी और ये सेट सी। तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। ठीक, ए बी एंड सी। ओके, सो अब हम सेम फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करो क्या होगा। अगर मैं ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब जो तीनों में कॉमन, तीनों का यूनियन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखूंगा? अच्छा, इसमें पहले आएगा कौन सा पार्ट वो तुम देख लो। सबसे पहले ये आ जाएगा वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक, ये आ जाएगा, पहले तो वो लिख लो ना, पहले तो वो निकाल लो ना सबसे अलग। ये तुम्हारे दोनों में ही कॉमन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट पड़ा है, दोनों में कहीं ओवरलैप नहीं करना। ठीक, इतना समझ में आया? अब क्या करो, उसमें तुम ये वाला ऐड कर दो। ठीक है, अब तुम बोले भैया ये वाला एरिया कहाँ चला गया, यही बोलोगे ये वाला एरिया कहाँ चला गया भैया, तो हम बताते हैं भैया कहाँ चला गया। आइए देखते हैं, फॉर्मूले में पता चल जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले मेरे को ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, वापस ही एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या इस सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको एज अ ट्रीट करूं एक एलिमेंट, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ए नहीं है ना, यहाँ पे तो मान लो कि तुम्हारा एन है, ठीक है, उस देखिए मान लो बी यूनियन सी, यहाँ पे एन है, तो ए यूनियन एन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, ये पूरे क्या है, एन है। अब समझना है कि मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा, मैंने ये चीज आगे कैसे लिखी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें आगे भी तो फॉर्मूला डिराइव करना है ना, तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। अब जरा इसे एक्सपेंड करना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस, इसको वापस एक बार एक्सपेंड करो बी यूनियन सी को, तो तुम क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला कि तुमने बस यहाँ पे ना इतनी सी चीज को एक्सपेंड किया, इसके लिए कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस फॉर्मूला को तुमने एक्सपेंड किया, और ज्यादा कुछ इतना सा एरिया इतने का है, बाकी सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है। अभी भी हमारा कौन सा बच जाता है, अभी हमारा ये वाला टर्म बच जाता है, ठीक है, ये वाला टर्म बच जाता ना, तो इसी के आगे फर्दर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा कैसे निकल जाएगा, एक बार ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक तो सेम लिखा है मैंने, अब जरा आगे देखते हैं, माइनस सेम यहीं पर कंटिन्यू है, माइनस, ठीक है। अब जरा यहां पे ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डी मॉर्गन्स लॉ याद है, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं यहाँ बता देता हूं। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक, क्या कहता है कि जे में निकालना हो ए, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, अच्छा ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है, सॉरी, ये डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है, तो तुम्हारा नॉर्मल ऑपरेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन है, सॉरी, है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ना। सो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेम चीज को, ठीक है, माइनस है तो बाहर एक ब्रैकेट रखो ताकि तुम्हारी सब चीज सेपरेट रहेगी, बस अंदर वाले सॉल्व करना, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम इसको ऐसा एक एलिमेंट लो और इस पूरे को ऐसा एक एलिमेंट लो, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे के एज्यूम करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन के, दैट इज ए इंटरसेक्शन के कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा इंटरसेक्शन है ना, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर एन, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी,
ठीक, क्या तुम इस सेम चीज को ऐसे लिख सकते हो? लिखा मैंने ऐसे, गुड, लिखा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। टेंशन मतलब पहली बार हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी लगे, लेकिन जब इसका हम रिवाइज करें सॉल्व करने के बाद तब देखना कितना आसान वैल्यू सा लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ए प्लस अगेन ऊपर लाइन हमारी सेम रहेगी नंबर ऑफ बी, क्योंकि वो हमारा सॉल्व हो चुका, जितना उसे एक्सपेंड होना था वो हो चुका, अब इसे एक्सपेंड नहीं होगा, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, सो अगेन इसको तुम मान लो, तुम्हें यहाँ पे के माना था, तो जितना बड़ा बड़ा तुम्हारा टर्म्स आते हैं ना उसको तुम छोटा छोटा मान के तोड़ दो। ठीक है, अगर इसको मैं मान लो m, इसको मैं मान लो n। ठीक है, बाहर में माइनस है, नो फिगर, आ जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m, तो n m यूनियन n का फॉर्मूला क्या होगा? n a n m प्लस n n माइनस n m इंटरसेक्शन m। यही मैं लिखूंगा, यही चीज तो लिखूंगा। चलो अब इसे क्या करते हैं, तो अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, n m की जगह क्या है, a इंटरसेक्शन b, ठीक, प्लस n a इंटरसेक्शन c। ठीक है, आया, फिर उसके बाद माइनस, माइनस का क्या लिखूंगा मैं, n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, डबल ब्रैकेट लगा दो, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब जरा ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, क्या हम इस सेम चीज को ये नहीं लिख सकते? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत थी? अभी भी कोई दिक्कत है कि अगर मैंने ऐसे लिखा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन सी, ये बताओ कि मान लो ये थोड़ी देर के लिए ये क्या है तुम्हारा एस है और ये क्या है टी है, तो एन एस इंटरसेक्शन एन टी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी ए सी, तो दोनों में क्या है कॉमन, ए है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, क्योंकि जो तीनों में कॉमन है वही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, जो तीनों में कॉमन है उसी को तो लिखा मैंने, तो यहाँ से मैं इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तुम्हारा कैसे निकल जाएगा, निकालना भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, माइनस हुआ, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, उसके देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस क्या चलेगा, अंदर चला जाएगा, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस फिर अंदर एक बार जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये ब्रैकेट वापस जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस, क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये चीज तुम्हारी आएगी, ये चीज तुम्हारी आएगी? कंफर्म करो, यस या नो, यस या नो, समझ में आया? समझ में आया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सजा के लिखना चाहूँ, ठीक है, अच्छे से लिखना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दो। चलो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी, लिख लो फटाक से, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक, आगे क्या है, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, माइनस नंबर ऑफ, पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी वाले लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वाले लिख दिया, फिर इसके बाद एक माइनस
फिर क्या बचा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी वाला बचा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में लिख दिया, और फिर लास्ट में क्या बचा, ये प्लस वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बचा हमारे पास, तो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें सही से लिख लिया? तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ सेट, जब तुम्हारे पास 3 हो तो उसके लिए तुम्हारा क्या फॉर्मूला रहेगा यूनियन निकालने का, वो है कैसे याद करना है तुम्हें ऐसे याद करना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद मैंने प्लस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जरा देखो कि भाई मैंने इन तीनों चीज को माइनस किया, इसको प्लस क्यों किया है, इन तीनों चीज को माइनस करके इन तीनों को प्लस क्यों किया है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन वेन डायग्राम में देता हूं इसका, ठीक है, बना के इसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बना के देता हूं, ठीक। सो क्या करें, चलो यहाँ पे अपन करते हैं, ठीक है, पूरा बोर्ड का यूटिलाइज करेंगे भाई, टेंशन मत लो तुम उसी में, तुम बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। ओके, जब मैंने ये वाला बनाया था 3 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैसे कैसे क्या था, 1 2 3, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक। मैं बोलूंगा इसमें से तुम पूरा नंबर ऑफ ए वाला एलिमेंट निकालो, ये निकालो नंबर ऑफ ए वाला एलिमेंट, तुम्हारा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ये वाला, ये तुम्हारा ए वाला, मतलब पूरा तुम्हारा ए वाला सर्किल। अब मैं बोलूं कि तुम बी वाला पूरा ए निकालो, तो मतलब इंक्लूड क्या करोगे, तुम पूरा बी वाला सर्किल निकाल लोगे, ये रहा बी का एरिया, मतलब पूरा बी वाला सर्किल। अब मैं क्या बोलूंगा, तुम सी वाला निकालो, तुम्हारा क्या निकलेगा, तुम्हारा सी वाला पूरा निकलेगा सर्किल, तो तुम ये वाला निकाल लोगे, ठीक। अब ये देखो कि मिनिमम दो जो है वो कहां आपस में एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा ये वाला एरिया आ गया जहां ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तीनों। तुम इसे क्या करोगे, तुम एक बार से माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा क्या बचेगा, तुम्हारा सिर्फ एक बार बचेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये वाला एरिया खत्म, ठीक। अब तुमने क्या किया, ए और बी में देखा था अभी तक ना, अब तुम बी और सी में देखो, बी और सी में दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये रहा, इसे ही मिटा दो, हो गया खत्म। अब तुम ए और सी में देखो, दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, हमने एक करके देखा, पहले 2 एलिमेंट भी देखा, पहले 2 ये सेट में देखा, दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, हमने मिटा दिया, मतलब एक बार माइनस किया तो मतलब ओवरलैप हमारा हट गया। फिर क्या हमने किया कि हम ए और बी और सी में देखिए, जो 2 बार ओवरलैप था उसमें से एक बार मैंने माइनस कर दिया, तो ये वाला ये हट गया। अब मैं ए और सी में देखूंगा तो उसमें से कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये वाला कॉमन हटा दिया एरिया, तो मतलब एक एक बार तीनों में से माइनस तो हो गया, ठीक है, तीनों में से एक एक बार माइनस तो हो गया, मतलब तुम्हारा एक बार कवर हो गया, एक बार माइनस हो गया, एक बार कवर हो चुका, एक बार माइनस हो चुका, ठीक है, ठीक। इसका मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक बार बच गया। अब ये वाला एरिया, ये तीनों एरिया कितने बार आया, एक एक बार तीनों में आ गया, लेकिन ये जो सबसे बीच वाला एरिया देखा, ये तो तीनों में से सबट्रैक्ट हो गया ना, जो बीच वाला एरिया देखो तो तीनों में सबट्रैक्ट हो गया, तो इसको तो तुमने कहीं इंक्लूड किया ही नहीं। वेर अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, तुम्हारा ये पूरा फिगर भरना चाहिए, ये पूरा फिगर तुम्हारा भरना चाहिए ना, ये तो तुम ए यूनियन बी यूनियन सी लिखोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा बीच वाला इंक्लूड ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, ये जब तुम इन तीनों को तुमने माइनस कर दिया, जब इन तीनों को तुमने माइनस कर दिया, तो तुम्हें वापस एक चीज ये क्या करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ये बीच वाला एरिया, दैट इज जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है,
तो उसे तुम्हें एक बार ऐड करना पड़ेगा। क्या हमने फॉर्मूले में एक बार ऐड किया है? फॉर्मूले में ऐड किया है ना। देखो एक बार हमने माइनस के इंटरसेक्शन बी, माइनस के तो ये वाला एरिया निकला था हमारा, फिर हमने माइनस के बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारा ये नीचे वाला एरिया निकला, फिर मैंने माइनस के ए इंटरसेक्शन सी, तो हमारा ये वाला एरिया निकला। इसमें से फिर मैंने क्या किया कि भाई मैंने ये देखा कि बीच वाला एरिया जो है ना वो तीनों में से ही निकल गया, वो तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा, तो मुझे उसे एक बार ऐड करना पड़ा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो मैंने डॉट डॉट लगा रखा है उसे मुझे एक बार ऐड करना पड़ा। तो इस तरह मेरा क्या निकला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर इसको क्या है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार और क्विक रिकैप कर दूं। चलो हमने देखा कि हमारे पास जब दो सेट होते हैं ए और बी, तो उसके हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। हम माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो इनका एरिया है काउंट करने में दो बार ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब मेरा यूनियन क्या निकला, इसमें मेरा यूनियन निकल गया ये वाला पार्ट। ठीक है, सारा पार्ट मेरा एक ही बार आया। अब यहाँ पे कुछ ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा ना, फिर तुम्हारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि भाई अब दो हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें इंटरसेक्शन जो हमारा जीरो आ रहा हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जीरो, तो जीरो वाला पार्ट हमने पूरा हटा दिया। उसके बाद हमने तीन सेट को लेके देखा कि हमें तीन सेट में अगर हमें यूनियन निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, ये रहा, उसका हमने डेरिवेशन किया, हमारा लास्ट में फॉर्मूला क्या निकल गया है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर उसने देखा कि हमने बीच वाला एरिया तो तीनों में से गायब हो गया, वो तो कहीं इंक्लूड हुआ ही नहीं, तो हमने उसे एक बार ऐड कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहा हमारा पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट का कांसेप्ट। ये हमारा फार्मूला डेरिवेशन कि हम इस एक्सरसाइज में फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये सब फार्मूला है। ठीक है, सो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड होते हैं फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिसके हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, चलो भाई इरेज कर देता हूं। हाँ, हम ये दो फॉर्मूले जो हमें काम के रखने हैं, हमारे दो फॉर्मूले हैं ये और ये, उन्हें हमें काम के रखना है, तो चलो इसे हम एक बार और लिख लेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। आई होप क्या इतने अच्छे समझा दिया, समझ में आ ही गया होगा भाई। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कहीं फॉर्मूला डेरिवेशन में या फिर कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। एंड उससे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या क्या है। तो हमारा फॉर्मूला था एंड एंड ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला जिसे हम यूज में लेने वाले हैं। सो इसको रख यहाँ पे साइड में, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए में वो दे रखे हैं 50। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 28। ठीक, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 32। ठीक, तो तुम मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट से कैलकुलेट करो। 3 2 1। आई होप आप लोग एक आइडिया आ गया होगा तुम लोग कैसे करोगे।
तो चलो सीधी बात हम फॉर्मूले पे रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस N A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो N A यूनियन B इज इक्वल टू NA हमारे पास कितना है, NA हमारा है 50, ठीक है 50 प्लस NB हमारे पास कितना है 28 माइनस A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना है 32। तो नंबर ऑफ A यूनियन B कितना चाहिए हमारे पास 50 प्लस 28 78 माइनस 32 78 माइनस 32 46। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमारे पास A यूनियन B कितना निकल गया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन लेके एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेंगे इस बार और सब लोग समझेंगे कि आखिर इसका कांसेप्ट क्या है। ठीक है, आखिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे एक्चुअली में एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सो आप ही बुक का एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, दैट इज एग्जांपल नंबर 24 एनसीईआरटी का। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन। इन अ स्कूल, इन अ स्कूल there are 20 teachers, there are 20 teachers। स्कूल में कितने टीचर्स हैं 20 टीचर्स हैं। who teaches, क्या कहते हैं, who teaches mathematics, that is maths और physics, जो कि मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो कि मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक, ऑफ दीज 12 टीचर्स 12 teach maths and 4 teach both फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो दूसरा एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, इनमें से फिजिक्स क्या पढ़ाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये बता क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। मुझे पता तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में खेल गया ये। ठीक है, देखो हम उसे कैसे करेंगे सही। इन स्कूल, किसी स्कूल में 20 टीचर्स है जो कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। 20 टीचर्स है जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इस कीवर्ड को पकड़ो, वर्ड को, और को, इस कीवर्ड को पकड़ो, और को। और तुम्हारा हमेशा क्या शो कर रहा था सेट में, तुम्हें और हमेशा यूनियन शो कर रहा था। ठीक है, तुम्हें सेट्स में जो है वो और हमेशा यूनियन बता रहा होता है कि यहाँ पे तुम्हारा यूनियन है। ठीक, तो इसके हिसाब से मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ ए यूनियन बी मेरा कितना दे रखा है 20। सवाल क्या बोल रहा है कि 20 टीचर्स जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दे रखा है, ऑफ दिस, उनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स। सीधा सीधा हमारे पास नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का दे रखा है हमारे पास 12। ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स, ये हो गया हमारे पास फिजिक्स। ठीक, 12 मैथ्स हो गए। तो क्या कह रहा है 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो बोथ बोला है, तो बोथ ये बताओ कि बोथ मतलब क्या होता है। अगर मैं ये बोलूं कि किसी सेट ऑफ किस सेट में वेन डायग्राम की सेट में कोई एरिया जो है दोनों में आ रहा है, दैट इज बोथ में आ रहा है, तो समझ कि इंटरसेक्शन है। क्या बोथ हमें क्या तुम्हारा बता रहा है, तुम्हारा बोथ जो है वो हमेशा बता रहा था इंटरसेक्शन को, इशू कर रहा था हमेशा इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना दे रखा है कि मतलब वो टीचर जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं स्कूल में और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे भी तो स्कूल में होंगे 10th तक, तो कई सारे टीचर पढ़ाते हैं कि मैथ्स भी पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो सारे दोनों सब्जेक्ट में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी तुम्हारे पास कितना निकल के आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है 4 दिया हुआ है। तुमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ टीचर टीचर्स फिजिक्स, तो नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर्स पूछे हैं भाई,
ठीक, सवाल समझ में आया? समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार मैं और समझाता हूँ। सबसे पहले तुम कीवर्ड को पढ़ो, और भी बोला है मतलब जो टीचर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक, कोई स्कूल है यहाँ पे टीचर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता है, यूनियन तुम्हें दे रखा है, यूनियन तुम्हें कितने देगा 20, और मतलब क्या था यूनियन होता है 20 दे रखा है। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो उस चीज से समझो तुम। बोला है कि किसी स्कूल में 20 टीचर्स है, इसका मतलब स्कूल में यूनियन दे रखा है। उसके बाद क्या है, 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर 12 है। 4 जो है वो दोनों पढ़ाता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर इन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स दोनों है कॉमन, तो 4 पढ़ाते हैं। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स फिजिक्स, तो फिजिक्स वाले ने पूछा, हम फॉर्मूले के नंबर ऑफ m यूनियन p इज इक्वल टू नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m ये इंटरसेक्शन p, ठीक है। नंबर ऑफ m यूनियन p कितना है तुम्हारे पास, 20 है, इज इक्वल टू m 12 प्लस np माइनस 4, ठीक। 12 में से 4 गया 8, 20 में से 8 गया, नंबर ऑफ p कितने का देंगे, 20 में से 8 गया 12, तो नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर तुम्हारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। तुम्हारे स्कूल में फिजिक्स के टीचर कितने निकले, 12 निकले। आई होप आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं तुरंत, ठीक है, ताकि हमारा बचा हुआ कांसेप्ट जो हो जाए वो हमारा क्लियर हो जाए। तो इसको मैं रख दूं, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। बाय द वे आपके सिलेबस में शायद जो है ये 3 सेट वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो मैं अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। अभी इस वीडियो में जो हम लोग 2 सेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास 2 नंबर ऑफ सेट है, तो उस पर कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो एक और अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो देख लो, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, ठीक है, देयर आर 200 individuals who with a skin disorder, ठीक है, individuals with a skin disorder। 200 लोग हैं अलग अलग एक एक कर, ठीक है, जिनको कुछ स्किन का डिसऑर्डर है, ठीक। उनमें से 120 को जो है had been exposed to chemical C1, है ना, 120 had been exposed to chemical C1, मतलब 120 नंबर ऑफ पेशेंट्स को जो है ना, ठीक है, इंडिविजुअल्स को जो है ना, उनको केमिकल C1 की वजह से वो बीमारी हुई है, ठीक है, एंड 50 टू केमिकल C2, और 50 जो है इंडिविजुअल्स उनको एंड 50 टू केमिकल C2, केमिकल C2, 50 को जो है केमिकल C2 की वजह से बीमारी हुई है, ठीक। आगे चले, एंड 30 बोथ द केमिकल C1, ठीक है, एंड 30 both the chemical C1 and C2। 30% को जो है बीमारी हुई है केमिकल C1 और C2 दोनों की वजह से, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फर्स्ट नंबर, ठीक, केमिकल C1 बट नॉट C2, केमिकल C1 बट नॉट C2। ये चीज ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें यहीं पे है तुम्हारी, ये तुम्हारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, केमिकल C2 बट नॉट C1, केमिकल C2 बट नॉट C1, ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, केमिकल C1 और केमिकल C2,
केमिकल C1 और C2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? आया समझ में? नहीं समझ में, एक बार और समझा देता हूं कि 200 इंडिविजुअल्स हैं, 200 लोग हैं जिनको कोई स्किन डिसऑर्डर है, जिनमें से 120 को जो क्या है वो केमिकल C1 की वजह से हुआ है, ठीक, 50 को केमिकल C2 की वजह से हुआ है और 30 को बोथ केमिकल C1 C2 की वजह से हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछे द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको केमिकल C1 की वजह से लेकिन C2 की वजह से नहीं हुआ, जिनको केमिकल C2 की वजह से हुआ लेकिन C1 की वजह से नहीं हुआ, और जिनको केमिकल C1 और C2 दोनों की वजह से हुआ, ठीक है। ये चीज हमसे पूछी हुई है। करें इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब इस स्टेटमेंट बेस्ड को ना हम थोड़ा नंबर बेस्ड लिखते हैं अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। सो सबसे पहले ये देखो कि नंबर ऑफ C1 से कितने एक्सपोज्ड हुए हैं, नंबर ऑफ C1 से तुम्हारे कितने एक्सपोज्ड हुए हैं 120, ठीक। नंबर ऑफ केमिकल C2 से तुम्हारे कितने एक्सपोज्ड हुए हैं 50, ठीक। अब वो देखो दोनों में से कितने एक्सपोज्ड हुए, ठीक है, कि 30 बोथ द केमिकल C1 C2, तो मतलब जो केमिकल C1 और C2 दोनों को एक्सपोज्ड हुए, लाइक C1 इंटरसेक्शन C2, बोथ बोले ना, तो मैंने पहले बताया था जहां बोथ दे कीवर्ड वहां पे तुम्हारा इंटरसेक्शन होता है, तो कितना तुम्हारे पास 30, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है कि केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 तो होना चाहिए लेकिन C2 नहीं होना चाहिए। अगर मैं वेन डायग्राम में बताया था तुम्हें डिफरेंस में, तो क्या बताया था कि A हो लेकिन B ना हो, तो तुम क्या करते पूरे A में से वाले इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देते, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या इट इज ओनली A वाला। तो इसे कहने का मतलब यही है कि C1 बट नॉट C2, कहने का मतलब क्या है कि ओनली C1। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा होता है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू ओनली C1, तो इसका सेम मतलब होता है जो कि अभी यहाँ पे कह रहा है केमिकल C1 बट नॉट C2 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो क्या निकलेगा इसमें से 120 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 30, आंसर कितना आ जाएगा इसका 90 आ जाएगा, इसका आंसर 90 आ जाएगा, कंफर्म। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि केमिकल C2 बट नॉट C1, तो इसका सेम का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू ओनली C2, सिर्फ C2 के लिए, तो इस केस में क्या करें नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो कैसे हमारा निकलेगा C2 तुम्हारा कितना है 50 माइनस 30, तो हमारे पास आंसर कितना है 20, तो सेकंड वाले का हमारे पास आंसर कितना है, सेकंड वाले का आंसर कितना है 20 आया, ओके। अब देखो हमसे क्या पूछा, केमिकल C1 और C2 पूछा है कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 और C2। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था कि जहां पे तुम्हें और कीवर्ड दिखे ना उसके मतलब तुम्हें क्या निकालना, वहां पे यूनियन निकालना है, ठीक। तो थर्ड नंबर पे चलते हैं, या तो C1 हो या तो C2 हो, थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, ठीक। क्या फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C2, सॉरी प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो कैसे निकलेगा हमारा C1 कितना हमारे पास आ गया 120, ठीक, प्लस C2 हमारे पास कितना है 50, ठीक, माइनस इंटरसेक्शन कितना हमारे पास 30, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आया 170 माइनस 30 140, ठीक, 140 आया। अब जरा देखो एक बार इस चीज को ध्यान से पढ़ो, 140 तुम्हारे पास क्या है यूनियन है, दैट इज C1 यूनियन C2। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ विलेजेस कितने, मतलब नंबर ऑफ पीपल का सर्वे कितना किया गया 200 सर्वे किया गया, लेकिन हमारा आंसर कितना है 140 है। तो बीच के 60 बचे कहां चले गए,
बीच के 60 बच्चे वो होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं हुई, जिनको C1 और C2 से कोई बीमारी ही नहीं हुई, वो बच्चे ना। अगर मैं तो इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा, यू हो गया, ठीक है। तो ये केमिकल C1, ये केमिकल C2, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इंटरसेक्शन को हमेशा लिखते हैं, हमेशा सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन को लिखते हैं। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे हमारा क्या देगा, यहाँ पे हमारा देगा 30, ठीक। यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा, ओके। अब सर देखो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि ओनली C1 वाला, ओनली C1 वाला पार्ट, ठीक। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि C1 में से इंटरसेक्शन घटा दो, तो 120 में से 30 क्या, दैट इज 90, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 50 में से 30 क्या, दैट इज 20, या फिर ओनली C2 वाला पार्ट, ठीक। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने का सर्वे होता है, हमारे पास 200 का सर्वे होता, बच कितने के 9 to 110 और 30 140, 240 के कितने हो गए 60 हो गया ना, 60 नंबर पर क्या देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब जिनको कोई सी भी C1 केमिकल C2 से कोई बीमारी नहीं हुई वो यहाँ पे चले जाएंगे। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा कंसेप्ट यहीं पे रहने वाला है। आई होप आप लोग ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।